नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम छठवां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन भारत में कब किया गया? ये क्वेश्चन यूके SSS से भी पूछ चुका है। ठीक है, भारत के अंदर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। देखिए, इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 1954 में एक कार्यक्रम बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पूछेगा तो 1954, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग पूछेगा 1976। ये जो कार्यक्रम बनाया था 1954 में, ये विफल हो गया था, जिसके बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसके शासन काल में मुगल चित्रकला चरम पर थी? मुगल चित्रकला को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में अपने चरम पर थी? तो ये आंसर होगा जहांगीर के शासन काल में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चित्रकला का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए, किस मुगल शासक के काल को कहते हैं? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को कहते हैं। ठीक है, अन्य काल भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले चित्रकला और जहांगीर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, उनको देखते हैं। देखिए, जहांगीर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये दोनों किसके दरबारी थे। जहांगीर के दरबार में थे कौन कौन? एक का नाम था उस्ताद मंसूर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में चित्रकार था? तो ये जहांगीर के दरबार में था। यह उस समय का पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, उस्ताद मंसूर। इसके अलावा एक और चित्रकार अबुल हसन, ये भी जहांगीर के दरबार में था और ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, इसके अलावा जहांगीर ने आगरा के अंदर एक चित्रणशाला की स्थापना भी करी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहांगीर द्वारा चित्रणशाला कहां स्थापित की गई? आगरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमने शुरुआत में बात करी कि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहते हैं। और अगर पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो वो कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। ठीक है, तो तीनों काल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हाल ही में एसएससी ने पूछा, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यूके एसएससी ने भी अपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा। तो इस सीरीज में आपको सभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची है, इसके अंदर योग को 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डेट सहित याद रखना है, 1 दिसंबर 2016। और मैंने आपको कहा यूके SSS ने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है। आपको याद होगा, आयोग ने पूछा था कुंभ मेले को कब शामिल किया गया इसी सूची के अंदर? अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, 7 दिसंबर 2017 डेट सहित पूछी गई थी। तो ये आपको पूरा क्रम याद रखना है। 2016 में उस सूची में योग को डाला गया, 2017 में दिसंबर में 7 दिसंबर में कुंभ मेले को डाला गया, 2021 के अंदर जो बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है, इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? देखिए, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं ये कौन सी गति के कारण होते हैं? पृथ्वी की, आप सभी जानते हैं पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। दोनों के बारे में आराम से बात करेंगे, पूरे फैक्ट के साथ बात करेंगे ताकि आपका जो पूरा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, यहीं पर क्लियर हो जाए। देखिए, पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी कि रोटेशन, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। जहां पर पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, जहां पे सूर्य की परिक्रमा करे वहां पे परिक्रमण, जहां पे अपनी धुरी पर घूमे उसे घूर्णन। ये तो हमने दोनों की परिभाषा देखी। अब आते हैं प्रश्न के उत्तर पे कि जो दिन और रात होते हैं ये कौन सी गति के कारण होते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, घूर्णन गति यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और किस दिशा में घूमती है ये क्वेश्चन भी बनता है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसके कारण दिन रात होते हैं, इसीलिए इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। एक और चीज याद रखना है, जो पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सर्दियों में जो होते हैं रातें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, ये होते हैं परिक्रमण के कारण। तो दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति से। दिन रात छोटे बड़े किसके कारण होते हैं? परिक्रमण गति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहां पे होगा। अब इस क्वेश्चन से भी दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव भारत के अगर हम इतिहास की बात करें तो किसके खिलाफ आया था, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। ठीक है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सरकार नहीं गिरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इनके खिलाफ आया। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ। सबसे पहले किसको हटाया गया इसके द्वारा, यानी कि किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये थे वीपी सिंह। 1990 में इनके खिलाफ ये आया और इनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में कोई डिटेल दी गई है, कोई विवरण है उससे रिलेटेड? तो इसका आंसर है नहीं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो देखिए, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था या वाइसरॉय था जो ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जो लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक ये भारत का वाइसरॉय रहा और यह ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लिटन को लेकर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया वो इसी के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो इससे पूछा जाता है, भारत के अंदर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इसी लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे लिटन ने 78 में लागू किया और रिपन ने 82 में उसे हटाया था। ठीक है, इसके अलावा इसी के शासनकाल में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। भारत के जितने भी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, इनको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी के बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स यहां पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब देखिए, ये क्वेश्चन आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, लेकिन आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये नहीं पूछ रहा कि कितनी वर्तमान में है। तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी 238 हो सकती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए,
राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? आप सभी जानते हैं 250, ये मैक्सिमम है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 हैं। इसको अलग लेके चलें, 250 और 245 इतने हो सकते हैं, वर्तमान में इतने हैं। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति को यह हक है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। तो 12 को यहां मनोनीत कर देंगे, 12 को यहां पे, ठीक है। तो अधिकतम 250 में से 12 हट गए, जो मनोनीत होंगे, बचे कितने? 238। तो इतने निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। तो दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं कि वो क्या पूछ रहा है। आपको पूछेगा राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 250। कितने निर्वाचित हो सकते हैं? 238। अभी वर्तमान में कितने हैं? 245। वर्तमान में निर्वाचित कितने हैं? 233। इस तरीके से क्वेश्चन बदलेगा तो नंबर आपका बदलेगा, ठीक है। ये बात। दूसरी बात आपको जो यहां पर याद रखनी है, जो हमने यहां पे बात करी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ये जो मनोनीत करने की प्रोसेस है, या जो ये बात है कि राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। कि 12 सदस्यों को अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा का अंत कर दिया था? देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में कर दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कुछ बुक्स में बताया गया है कि 1562 में इसने दास प्रथा को खत्म करा और 1574 में दोबारा से इसने दास प्रथा को प्रारंभ कर दिया था। कुछ बुक्स में इसकी जानकारी मिलती है, ज्यादा बुक्स में नहीं मिलती है। तो आपको ये याद रख लेना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। 62 में खत्म किया और 74 में इसने दोबारा से इसको शुरू कर दिया। अकबर को लेकर और प्रश्न बनते हैं कि अकबर ने कौन कौन से जो महत्वपूर्ण काम थे वो किस वर्ष में किए थे। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको याद होगा, हाल ही में उत्तराखंड के किसी एग्जाम में पूछा गया था। अकबर का जो महत्वपूर्ण काम माना जाता है, वो माना जाता है कि इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था, ठीक है, ये याद रखना है। अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा टैक्स लिया जाता था पहले के राजाओं के द्वारा, अकबर ने तीर्थ यात्रा टैक्स को खत्म कर दिया था 1563 में। यह भी आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं अकबर ने एक इबादत खाने की स्थापना करी थी, ठीक है, इबादत खाना। उसकी स्थापना अकबर ने 1575 में करी, ठीक है। शुरुआत में केवल विशेष धर्म के लोगों को यहां पर जाने की अनुमति थी। सभी धर्म के लोगों के लिए इबादत खाना कब खोला गया? तो इसे 1578 में खोला गया। यानी कि 1578 में सभी धर्म के लोगों को अनुमति दे दी गई कि कोई भी इबादत खाने में जा सकता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपको याद रखने हैं। 2-3 बातें और। आप सभी जानते हैं अकबर का पूरा साम्राज्य 12 सूबों में विभाजित था। किस वर्ष उसने विभाजन किया अपने पूरे साम्राज्य का 12 सूबों में? तो ये किया 1580 के अंदर, ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही इसकी स्थापना कब करी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में करी, ठीक है। और इलाही संवत पूछेगा तो इलाही संवत अकबर के द्वारा 1583 में शुरू किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जब अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आपको इनको याद करना और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पेपर में आ चुका है और इससे रिलेटेड एक उत्तराखंड में भी आ चुका है, और बाकी के जो मैंने बताए तो आने वाले टाइम पे ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? देखिए, धमेक स्तूप जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो सारनाथ है, सारनाथ आपके यूपी में है और इसी सारनाथ में स्थित है आपका धमेक स्तूप। कहा जाता है कि इस धमेक स्तूप का जो यहाँ पे बनाया था, इसको मेनली नींव जिसके द्वारा रखी गई वो था अशोक, ठीक है। अशोक ने इसकी नींव रखी। कुषाण काल में इसका विस्तार किया गया और गुप्त काल में यह पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कुछ किताबों में मिलता है कि अशोक ने यहां पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया, कुषाण काल में उनका दोबारा से निर्माण करवाया गया, और जो वर्तमान रूप देखने को मिलता है, जो विशाल रूप इनका देखने को मिलता है, वो गुप्त काल में आकर पूरा हुआ। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कहां पर है धमेक स्तूप? ये आपके यूपी के सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा,
जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका और डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन बना था कि जैन साहित्यों को क्या कहते हैं? जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। जैन धर्म को लेकर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अलग से वीडियो में, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि जो जैन तीर्थंकर थे, आप जानते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर कितने आए थे? 24 आए थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में अंकित है या किस में बताई गई है इनकी जीवनी? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी एक रचना है, एक जैन ग्रंथ है, कल्पसूत्र। ठीक है, इसमें बताई गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको पूछेगा जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में है? कल्पसूत्र में है। और इसका रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु ने इसकी रचना करी है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 59 है, आर्टिकल 59, ये आपके राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए जो जो शर्तें हैं उससे संबंधित है आर्टिकल 59। मुख्य इसके अंदर जो जो शर्तें हैं वो ये हैं कि जो राष्ट्रपति होंगे भारत के, वो एक शासकीय आवास का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो सरकारी आवास है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रपति आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन, जो कि रायसीना हिल्स में स्थापित है। ठीक है, दूसरा जो यहां पर शर्तें हैं राष्ट्रपति कार्यालय के लिए कि जो भी राष्ट्रपति होगा उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या उनके भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी यहां पर बताया गया है। ठीक है, तीसरी जो यहां पर कंडीशन है, जो राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें हैं या इनके लिए जो कंडीशंस हैं कि जो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये शर्तें राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें किसमें हैं? आर्टिकल 59 में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? शॉर्ट में हम इंपॉर्टेंट वालों को देख लेते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 54, आर्टिकल 53 भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 53 सिर्फ ये कहता है कि भारत की जो कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि इनका निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेगा। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वो वोट डालते हैं। ठीक है, इसके बाद 54 के बाद आपका जो अगला महत्वपूर्ण आता है वो है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल होता है, पद अवधि होती है, इसके बारे में जानकारी है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और अगर इमरजेंसी कुछ होती है तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक है आर्टिकल 57, एक है आर्टिकल 58। ठीक है, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के लिए वो योग्यताएं हैं जब वो पुनर्निर्वाचित होना चाहता है, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति दोबारा से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं उनकी योग्यताएं आर्टिकल 57 में है, और जो पहली बार राष्ट्रपति बन रहे हैं उनकी योग्यताएं आर्टिकल 58 में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताएं आर्टिकल 57, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं आर्टिकल 58। ठीक है, योग्यताएं आप सभी जानते हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की उनकी योग्यता हो। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आर्टिकल 60। 59 हम देख चुके हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को शपथ लेनी है। कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं ये भी पूछा जाता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो उनको शपथ दिलाते हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61, जिसमें राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाला महाभियोग के बारे में जानकारी दी गई है। यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, और यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर? आर्टिकल 61। नेक्स्ट है हमारा
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, कर्क रेखा जो कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कौन से नाम से जानते हैं? उस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? भारत में जो साक्षरता दर नापी जाती है ये 7 वर्ष और उससे ऊपर के बाद मापी जाती है। ठीक है, यानी कि साक्षरता दर या परसेंटेज अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो वो परसेंटेज होता है जो हमें ये बताता है कि देश में 7 वर्ष या उससे ऊपर के कितने लोग हैं और कितने उनमें से पढ़े लिखे हैं, तो उनका प्रतिशत होता है। ठीक है, तो किनको शामिल किया जाता है? 7 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा आपने बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और यह क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका यही कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य। ठीक है, और दूसरा तरीका ऐसा पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो अगर आपको ऐसे पूछेगा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, तो होगा सूर्य, और अगर सूर्य के बाद पूछा जाए यानी कि नंबर 2 पे, तो होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोनों आपको याद रखने हैं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और पहली लाइन में ही इसका आंसर होता है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है और पहले नंबर पे सूर्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे आपके अलग अलग बैंक होते हैं, ये आरबीआई को लोन देते हैं, आरबीआई को उधार देते हैं। किस रेट पर, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर पर। ठीक है, यानी कि जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें जो आरबीआई है ये बैंकों से पैसा लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें इन दोनों की, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। इन दोनों में जो रिजर्व बैंक होता है वो बैंकों को पैसा देता है। ठीक है, सिर्फ अंतर इतना है कि बैंक दर में जो बैंक रेट होता है, अगर किसी बैंक को आरबीआई से लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक दर पर लेता है। ठीक है, अगर उसे दीर्घकालिक अवधि के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक दर पर लोन लेगा, और अगर उसे छोटे समय के लिए लोन चाहिए तो वो रिजर्व बैंक से रेपो दर पर लोन लेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं उधार पर, बैंक दर में लंबे समय के लिए लेते हैं, रेपो दर में कम समय के लिए लेते हैं। और रिवर्स रेपो दर हमने देखा, इसमें आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चला था, 1905 में चला था, और इसका सबसे पहला जो कहते हैं कि इसके बारे में बताया था कि ऐसा आंदोलन चलना चाहिए, कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में बताया था। ठीक है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में, जो आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, वहां पर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको लेकर आपके 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो यही प्रश्न बनता है कि आंध्र के जो तटीय इलाके हैं, डेल्टा इलाके हैं, वहां पर क्या कहते थे स्वदेशी आंदोलन को? वंदे मातरम आंदोलन। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि वंदे मातरम जो गीत है वो किस आंदोलन के दौरान काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि इसे जो आंध्र के डेल्टा इलाके हैं वहां पर इसी आंदोलन के नाम से जाने लगा। ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और लगातार एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नागालैंड के किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहते हैं? हॉर्नबिल को कहते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है हमारा, और देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सूर्यधार झील या सूर्यधार बैराज हमने पढ़ा है उत्तराखंड में, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, सूर्यधार बैराज या सूर्यधार झील आपके उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहां पर है आप सभी जानते हैं, ये आपके देहरादून में है। ठीक है, गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर यह झील है और उन्हीं के नाम पर इसे ताऊजी जलाशय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो सूर्यधार बैराज है देहरादून में वो गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर उसे हम ताऊजी जलाशय भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ताऊजी जलाशय कहां पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, सूर्यधार झील कहां है? आपके उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? देखिए, कामागाटा मारू को लेकर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आज हम यहां पर इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर में हुआ क्या था, यह घटना क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए कामागाटा मारू एक क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब इसकी कहानी क्या थी? देखिए 1914 में एक व्यक्ति थे भारत के जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह, कहीं पर गुरुदीप सिंह भी उनको लिखा गया है, तो एक ही बात है, गुरुदीप या गुरुदत्त। ठीक है, उन्होंने 1914 में एक जापानी जलपोत जिसका नाम था कामागाटा मारू, इसको उन्होंने किराए पर लिया। ठीक है, और इस पर लगभग 350 से ज्यादा लोग बैठे और कनाडा के लिए वो निकल गए थे। ठीक है, कनाडा की यात्रा पर ये निकल गया था कामागाटा मारू नाम का जहाज। कौन लेकर गया? गुरुदीप सिंह या गुरुदत्त सिंह। जब ये कनाडा पहुंचने वाला था तो ब्रिटिश सरकार ने कनाडा के ऊपर दबाव बनाया कि इस जहाज को आप अपने देश में एंटर नहीं करने देंगे। ठीक है, किसने दबाव बनाया? उस समय भारत में कौन था? ब्रिटिश थे। उन्होंने कनाडा पे दबाव बनाया, कनाडा ने इस जहाज को कनाडा के अंदर नहीं आने दिया, इसको एंट्री नहीं दी। जब ये जहाज वापस पहुंचा इंडिया में ये पहुंचा आपके जो बजबज बंदरगाह है। ठीक है, बजबज बंदरगाह ये कोलकाता में है। जब ये वापस पहुंचा बजबज बंदरगाह पर, तो जब ये इससे लोग उतर रहे थे तो वहां पर पहले से पुलिस मौजूद थी। पुलिस और इसमें जो यात्री थे इनके बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और 200 से ज्यादा यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये संघर्ष हुआ था यहां पर जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सारी बातें थी इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, जिससे आपको ये प्रश्न अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कामागाटा मारू कहां जा रहा था और कहां पर आकर वो संघर्ष हुआ जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का आज हमने भाग 6वां देखा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं केवल आपके लिए वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेकर आता हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं आयोग के द्वारा या फिर डायरेक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा या डायरेक्टली ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम बिल्कुल टू द पॉइंट कवर करते हैं जिससे आपको कम समय में ज्यादा चीजें यहां पर मिल सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर डालें और वीडियो आपको कैसा लगा और अपना स्कोर कि आपका कितना स्कोर यहां पे रहा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।